देखिए अच्छा इधर है ये भैया, शांत हो जाओ। आज आप चैप्टर 10वें का पार्ट सेकेंड व्यतिकरण, सभी लोग हेडिंग डाल लो भैया। और पहली हेडिंग भी है भैया, तरंगों का व्यतिकरण। तरंगों का व्यतिकरण भैया अभी इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक पार्ट तो हमें पढ़ना ही है कम से कम। तरंगों का व्यतिकरण, तरंगों का व्यतिकरण। अब इधर सुनेंगे भाइयों, इधर सुने। जब भैया, जब लगभग समान आवृत्ति की, पहले तो आवृत्ति सेम हो, आवृत्ति सेम नहीं है तो लगभग समान आवृत्ति तो होगी। जैसे मान लीजिए 512 हर्ट्स है तो ये भी 512 ही हर्ट्स हो, आवृत्ति सेम होना चाहिए। अगर 512 नहीं तो 510 से 12 या 514 के बीच हो, कम से कम एक आध हर्ट्स इधर उधर हो तो चल जाएगी। जब दो या दो से अधिक, कम से कम दो तरंगे हो या दो से अधिक, चाहे जितनी हो चल जाएगा। एक साथ एक ही दिशा एक ही माध्यम में चलें, एक साथ चलें भैया, एक ही डायरेक्शन में चलें और एक ही माध्यम में। जैसे वायु में चल रही तो दोनों दोनों वायु वाले माध्यम में ही गति करें। तो भैया ये दोनों तरंगें अध्यारोपित होती है, यानी दोनों एक साथ जुड़ेंगी। तो कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता बढ़ती है और कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता, कुछ ऐसे तरंगें अध्यारोपण के पश्चात मिलती हैं। तो जो इस तरह से तीव्रता घटी बढ़ी, इस घटना का नाम रख दिया है तरंगों का व्यतिकरण। फिर से एक बार सुन लें, जब समान लगभग जब समान आवृत्ति की या लगभग समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें, जब समान आवृत्ति की या लगभग समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें, लगभग समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा और एक ही माध्यम में चलती हैं तो अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित मतलब एक दूसरे से जुड़ती हैं, और जुड़ने के पश्चात कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। क्योंकि जो तीव्रता होती है भैया वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जहाँ आयाम ज़्यादा है, ये आयाम है भैया दिखाए थे, जहाँ आयाम भैया दिखाए थे, ये आयाम ऐसे ऐसे करके दिखाए हैं। तो जहाँ आयाम ज़्यादा होगा वहाँ तीव्रता भी ज़्यादा हो। इसका मतलब यहाँ तीव्रता ज़्यादा है और यहाँ तीव्रता, तो जहाँ तीव्रता आयाम ज़्यादा है वहाँ तीव्रता ज़्यादा थी, यानी कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ी और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता। इस घटना का नाम क्या रख दिया गया है? तरंगों का व्यतिकरण। बोलो याद रहेगा, डिफिनीशन बताएं। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा और एक ही माध्यम में चलती हैं तो अध्यारोपित होती। अध्यारोपित होने का मतलब एक दूसरे से जुड़ती हैं। अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग जो आएगी वो परिणामी तरंग है। परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर बढ़ती है और कुछ बिंदुओं पर, इस घटना को तरंगों का, याद हो गया? बनाए चित्र जिन्हें बनाना है बनाए भैया, इसमें डिफिनीशन लिखी है, इसी से आपको समझना है। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कितने प्रकार का है? एक है भैया संपोषी व्यतिकरण, दूसरा भैया विनाशी व्यतिकरण। लिखते जाएं भैया, व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। लिखिए, सुने भैया, लिख गया? बाकी ये अपने घर में अपने हिसाब से लिखिएगा, केवल इतना सुने इधर। इधर भैया फिर सुने इधर, संपोषी व्यतिकरण जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती, जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता, उन बिंदुओं पर प्राप्त व्यतिकरण कौन सा व्यतिकरण? और जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर प्राप्त व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण कितने प्रकार का? संपोषी और, क्या यहाँ तक ये डिफिनीशन क्लियर हो गई? अब व्यंजक देख लो। व्यतिकरण क्या है समझ गए? तरंगों का व्यतिकरण अलग है, अभी भाई प्रकाश का व्यतिकरण अलग है। तरंगों के व्यतिकरण में दो स्वतंत्र स्रोत हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश व्यतिकरण में दो स्वतंत्र स्रोत नहीं हो सकते, ये थोड़ी सी अंतर होता है। एक ही बल्ब जलाना पड़ेगा, उससे भी
दो स्रोत बनाने होंगे भैया, इसमें दो अलग अलग स्रोत हो सकते हैं और तरंगे ऐसे चल सकती है, बस शर्त ये है कि दोनों की आवृत्ति क्या हो, सेम हो, आयाम सेम हो, ऐसा कोई जरूरी आयाम ये होता है, आवृत्ति लेकिन सेम होना चाहिए। तो भैया व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। आगे भैया इसका व्यंजक देख लो, व्यंजक थोड़ी सी देखें भैया, माना दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं जिनके आयाम क्रमशः a1, क्या लिख लिया जाए, a1 साइन ओमेगा टी, भैया तरंग विस्थापन समीकरण है, जिनके आयाम क्रमशः a1 a2 है। तो भैया इसका विस्थापन t सेकंड पश्चात इस तरंग का विस्थापन समीकरण बन जाएगा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। क्या ये बात समझ में आई? तो बताए इसका क्या बन जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई ले सकते हो, कलांतर है कुछ ना कुछ, कलांतर हो सकता है, आयाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गौर करिए आवृत्ति में ओमेगा यहाँ भी लिखे हैं, ओमेगा यहाँ भी लिखे, ओमेगा सेम होना चाहिए, आवृत्ति समान होना चाहिए, यही तो शर्त है ना बेटा, इसलिए दोनों जगह ओमेगा ओमेगा लिखे हैं। अब इनको जोड़ दीजिए, अध्यारोपण करिए, तो क्या y1 प्लस y2 लिखे, बोलो भैया, ये कितना हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2 उसी तरह लिख दिए। अब यहाँ साइन a प्लस बी का सूत्र लिखा है, लिखा है साइन a प्लस बी का या साइन a माइनस बी, जैसा आप समझे, ये लिखा है भैया साइन a प्लस बी, तो सूत्र क्या होता है, साइन a इंटू कास बी, बी मतलब फाई, प्लस माइनस, फिर क्या लिखें, कास ए मतलब इंटू साइन बी मतलब, इतना से थोड़ी सी एक सूत्र तैयार कर लीजिए, साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, याद रहेगा। और देखिए इधर a2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा a1 प्लस a2 कास फाई इंटू साइन ओमेगा टी। बोलो कहाँ समझ में आए भैया, इन दोनों से एलसीएम आ ली, ओ सॉरी एलसीएम नहीं, कॉमन यहाँ से यहाँ, गौर करिए, क्या इधर भी साइन ओमेगा टी है, इधर भी साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया, इधर क्या है a1 बचा और इधर क्या बचा a2 बचा और कास फाई भी बचा, आया। बताए इधर पे भैया प्लस माइनस करके जो ये चल रहा है इसमें गुणा करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a2 साइन फाई इंटू कास ओमेगा टी। बोलो यहाँ तक समझ में आए? अब इधर थोड़ी सी बात और समझ लो भैया, जब भी हम विस्थापन समीकरण लिखा करते हैं तो इसमें दो ही चीजें होती, इस पूरे को बोला करते हैं कला, क्या बोलते हैं, ये कलांतर आ रखा, और दूसरे को क्या बोलते हैं, आयाम। जब कला और आयाम का गुणा होता है तो भी भैया विस्थापन समीकरण बनते हैं। मतलब विस्थापन समीकरण में कितनी चीजें होती हैं, दो, एक का नाम क्या है और एक का नाम, अच्छा कला किसके साथ, जिसके बाद साथ भैया ओमेगा टी जुड़ा, जो समय के साथ बदल रहा हो, कला है भैया। अब आप इधर गौर करिए, समय के साथ आयाम नहीं कभी चेंज होता है, तो आप गौर करिए भैया क्या ये ओमेगा टी इसके साथ जुड़ा है, तो बताइए क्या है, कला, तो बताइए ये पूरा क्या है, क्या ये पूरा आयाम है। ऐसे भैया इधर आ जाइए, ये क्या लिखा है और ये क्या ये पूरा आयाम है, ये बात ध्यान रहेगी। अच्छा बताइए, अच्छा हम फिर से एक समीकरण अभी नेट में पूछा था, y बराबर लिखा था p प्लस क्यू साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखा था, और कहा था इस तरंग का आयाम क्या होगा। अब बताओ मुझे, ऑप्शन दे दे, p है, q है, p प्लस क्यू है, या नॉन ऑफ दीज है, बोलो भैया, p प्लस क्यू, ये क्या है, और शेष, तो इसमें शेष क्या है, क्यू है, p नहीं है, वो प्लस के साथ रखा है। अब ये भैया पूरा कोष्टक में था यार एक साथ, ये पूरा एक ही माना जाएगा। ये तरंग कैसे बनी होगी, जैसे ऐसे तरंग जाती है भैया तो ऐसे बन गई, लेकिन ये तरंग भैया मूल बिंदु से ना गई होगी, ये भैया यक्स अक्ष हो गया, वो क्यू ऐसे करके, तो ये जो वैल्यू दिया है p, तो ये p ये है, और इसके बाद भैया जो आयाम है वो ये क्यू है। तो आप गौर करिए कि इसमें आयाम पूछा था, उसने नहीं पूछा था कहाँ से चल रही। अगर ये भैया मूल बिंदु यहीं ले लेते, इसी को डायरेक्ट एक्स अक्ष ले लेते, उस समय ये कितना हो जाता, जीरो, ये मतलब आया था, तो आयाम तो क्यू ही है ना, बोलो यार। अब आप गौर करिए, इस हिसाब से इधर सोचिए, तो आप क्या इस पूरे को आयाम कहेंगे,
और क्योंकि ये गुणे में है भैया, इसका मतलब ये पूरक पूरक क्या है, आयाम। अगर ये आयाम है तो इसको भैया कुछ मान लिया जाए, क्योंकि परिणामी तरंग का आयाम बदला है, इसलिए भैया इसको, इस आयाम को हम माने ले रहे हैं a1 प्लस a2 कास फाई बराबर a कास थीटा। किसी कोई दिक्कत? ये क्या है, जब दो तरंगें जुड़ी तो परिणामी तरंग बनी थी, उस परिणामी तरंग का आयाम है। भैया फिर से एक बार चित्र से समझें कि ये ऐसे करके इसका आयाम a1 है, दूसरी भैया तरंग ऐसे करके जुड़ी थी, इसका आयाम a2 है। जब ये दोनों जुड़ के एक बन गई थी तो ये जो बन रहा है तो इसका आयाम कितना है, a, वो a आ दिखा है। चलिए ठीक है, आगे आइए भैया। इधर भी भैया इसको आप आयाम कह रहे थे तो ये कितना लिखा, a2 साइन फाई बराबर इसका आयाम मान लीजिए a साइन थीटा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो बता आप ये समीकरण क्या बना, y बराबर इस पूरे की जगह रख देना है कितना, a cos थीटा अब प्लस माइनस, नहीं अभी ये भी है साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, इसकी जगह रख देना है a साइन थीटा और इंटू कास ओमेगा टी। बोलो यहाँ तक आया? बोले मालिक? अरे बताइए ये क्या लिखा, ये लिखा है y बराबर a कॉमन ले लो दोनों से, तो लिखा है साइन ए कास बी कास ए, कास कहाँ गए, कास ए मतलब ओमेगा टी, साइन बी मतलब थीटा। तो क्या ये लिखा है भैया साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। तो ये होता है भैया परिणामी जो तरंग बनी थी उसका भैया विस्थापन समीकरण। क्योंकि डिफिनीशन ये है कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता, तो हमें ये विस्थापन समीकरण नहीं चाहिए, हमें तीव्रता चाहिए। और तीव्रता किस पे डिपेंड करती, आयाम पर। और आयाम तुम्हें कहाँ से मिलेगा, जो इधर आप माने थे इनको आप हल कर लें तो आयाम ए निकल है। जब तक हमें ए नहीं मिलेगा तब तक तीव्रता नहीं मिलेगी, तो इसको आप यहीं छोड़िए और इनको हल करना चालू करें तो हमें आप आयाम मिल जाए, फिर आयाम जब मिलेगा तो तीव्रता में पहुँच जाएंगे। क्या ये कुछ बात समझ आई? अब देखिए अगर इन दोनों को हल करिए तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया जाए, तो बताइए इसका होल स्क्वायर करें, बता कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई और प्लस 2a1 a2 कास फाई, सही लिख रहे हैं, बराबर बताइए कितना स्क्वायर में आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। सही लिखे? देखिए जिन्हें ना समझ में आए एक बार और, ये भैया इसका वर्ग कर रहे हैं। वर्ग क्यों कर रहे हो भैया? क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए मिलेगा तो आई मिलेगा, तीव्रता मिलेगी, तो ए निकालने के लिए आए ऐसा कर रहे हैं। तो बताइए इसको ए निकालना है तो भैया साइन कास ये हटाना पड़ेगा, ये तभी हटेगा जब वर्ग हो जाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। तो अगर ये वर्ग में होते तो हट गया होता, तो इसलिए हम वर्ग कर रहे हैं। हमें परिणामी रूप से ए निकालना है, ए निकालने के लिए जो भी टेक्निक लगा सको भाग करते भैया तो साइन कास बटे साइन काट आ जाता, तो हटा तो है ही नहीं, हमें ये चाहिए, इसलिए हम वर्ग करके जोड़ रहे हैं। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? अब वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, यानी कास फाई है उधर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर कितना है ए स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा। सही लिखे? अब इसका वर्ग कर दो भैया, कितना आ जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर इधर कितना आया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताइए इनको जोड़िए कितना आ जाएगा, तो ये तो आ गया भैया a1 का स्क्वायर, इधर गौर करिए केवल a2 का स्क्वायर आएगा, a2 का स्क्वायर फील आ गई, क्योंकि ये कितना लिखा है कास स्क्वायर थीटा और प्लस करे हो ये तो साइन स्क्वायर फाई और कास स्क्वायर फाई, तो सर संख्या लग गई ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगी ना, तो ये भैया हट गया। अब ये कितना बच गया 2a1 a2 कास फाई बराबर ए स्क्वायर। बोलो ये यहाँ तक समझिए। अब ये भैया आयाम निकला है, जो परिणामी तरंग था उसका आयाम का समीकरण ये होता। अब भैया हमें चाहिए तीव्रता, तो तीव्रता का जो सूत्र होता है आई समानुपाती ए स्क्वायर, यानी जो तीव्रता होती है तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती। तो भैया इधर पे देखिए जब इस समानुपाती को आप बराबर में तोड़ोगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ए स्क्वायर रखे ले रहे हैं,
अब भैया के और ए स्क्वायर आपने ऊपर निकाला था, ये निकला है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रख दो, कितना आ जाएगा ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कास फाई। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? कास फाई। अब भैया इस के का सभी अंदर गुणा कर दो, बताइए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया के का गुणा इसमें भी हो जाना है। अरे अगले ही लिख दें एक बार और, देखो इधर के का गुणा अगर करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस टू के ए वन ए टू कास फाई। भैया इधर तो क्या इसको हम लिख सकते हैं आई वन स्क्वायर, सॉरी आई वन, ये ऐसे यहाँ से तुलना करिए, अगर कहीं पर के और ए स्क्वायर मिल जाए तो उसकी जगह तुम्हें क्या लिख देना है आई, तो यहाँ भैया के ए वन स्क्वायर मिला इसलिए आई वन कर दी। बताइए इसकी जगह क्या लिख दी? आई टू। इसकी जगह भैया स्क्वायर चाहिए, बिना स्क्वायर काम नहीं होगा, तो हम लोग करें क्या, इसमें अंडर रूल भी लगा दें और स्क्वायर भी लिख दें, तो क्या अंडर रूल का कोई मतलब है? लेकिन अपना सूत्र निकल आएगा, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं होगा तीव्रता नहीं बने, इसलिए हमने स्क्वायर भी लगाए और साथ में अंडर रूल भी लगाए। अब बताइए इधर के दो पद हो गए ना यार, और जबकि हमें के ए स्क्वायर बराबर आई है कहना, तो एक के इधर से बचा के इसको दे दो अगले वाले को, तो ये हो जाएगा के ए वन स्क्वायर मतलब आई वन बन जाएगा, दूसरा के ए टू स्क्वायर मतलब आई टू बन जाए। तो कुल मिला के परिणामी तरंग की तीव्रता का उत्तर आ गया आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूल आई वन आई टू कास फाई। भैया ये यहाँ निकाला जाता है। अब कास फाई डिपेंड मतलब तीव्रता डिपेंड करता है कलांतर पर, अतः तीव्रता घटेगी और बढ़ेगी। क्या कुछ बात समझ में आई बेटा? अतः तीव्रता थोड़ी बहुत घटेगी और बढ़ेगी। तो जो तुम्हें याद करना है वो ये लिख लो, व्यंजक लिखे थे, डालो हेडिंग व्यंजक, बता रहे हैं क्या क्या लिखना है तुम्हें। व्यंजक लिखे हैं, व्यंजक में पूरा ऐसे देखो, व्यंजक लिखो भैया, y बराबर वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन बराबर लिखिएगा ए वन साइन ओमेगा टी, लिखो जितना हम लिखा रहे हैं, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, बाची नहीं, अध्यारोपण, अध्यारोपण माना में क्या लिखोगे? माना समान आवृत्ति, कोष्टक में लिखेंगे ओमेगा कोणीय आवृत्ति है कि दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा और एक ही माध्यम में चल रही हैं जिनके आयाम क्रमशः ए वन ए टू है। बोलो भैया। तब टी सेकेंड पश्चात, तब टी सेकेंड पश्चात इनके विस्थापन समीकरण, टी सेकेंड बाद जो तरंग निकल जाएगी उस कितनी दूर निकल जाएगी उसका समीकरण। फिर अध्यारोपण लिखोगे जिनके बीच फाई क्या है, दोनों तरंगों के बीच कलांतर, कला में अंतर। बोलो यहाँ तक समझ में है? अध्यारोपण करोगे वैल्यू रख लेना, तो आ जाएगा ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। भैया इसका परिणाम ही आ जाएगा, कितना आया था भैया, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ये नहीं आया था, ए बस आया था ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। बोलो, जहाँ अगर याद हो तो आप माने थे ए वन प्लस ए टू और साइन था कास था, कास ना, कास फाई को क्या माने थे, ए कास थीटा, ए कास थीटा, और ए टू साइन फाई को माने थे ए साइन थीटा। ये मैथ वालों तुम्हें तो पूरा एक एक पॉइंट करके आना है, जिनका तैयार नहीं उनको आप बता रहे हैं, ये लिखिए सीधे, ये लिखिए, सभी सूत्र ही आपको लिख के आना है, जिनका निबंध नहीं तैयार छोड़ के नहीं आना है, आने के चांस केवल 20% है, कम ही आता। फिर भैया ए बराबर इनसे ए बराबर कितना निकलेगा,
ए बराबर A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। दूसरा सूत्र ये लिखें क्योंकि इनसे सवाल भी होंगे। तीव्रता के लिए सूत्र क्या निकला? समानुपाती ए स्क्वायर। ये तीव्रता है, होता है। अतः इसका समीकरण भैया निकल रहा है, तीव्रता के समीकरण सीधे लिखें, याद है किसी को? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई उतारें, I1 I2 cos फाई। इतना दिमाग में रहे भैया। अब संपोषी तथा विनाशी की स्थितियां, लिख गया? अभी कंप्लीट कराएंगे बेटा, थोड़ी स्पीड से लिखो। 3 सूत्र याद कर लो भैया। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण ये है, परिणामी तरंग का आयाम ये है, परिणामी तरंग की तीव्रता ये। अब अध्यारोपण के पश्चात एक तरंग बनेगी, उनके तीनों समीकरण ये। डायरेक्ट भी इसको आप लिख सकते हो, जितना आ जाए वो ठीक है। इसके बाद ये लिख, ठीक है ना? ये आप गलत नहीं है जैसे ये लिख के आए हो। जैसे आप सोचो ऐसे, थोड़ी सी एक उदाहरण समझाएं। मान लीजिए कहीं पर आपका लिखा है 100 बटे मान लीजिए 15 लिखा है, या हम कर दें 25 कर दें। बोलो बोलो यार। एक ने काटा पहले 5 से, तो 5 दूना 10, अब 5 50 25, फिर 5 से काटा, कितना उत्तर आया? तुमने क्या लिखा? 100/25 बराबर 4। बताओ दोनों में कुछ अंतर है? बोलो। इसका मतलब इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो ये वाला बालक है उसे 5 का पहाड़ आ रहा है, 25 का नहीं। और जो ये वाला करके आया है उसका मतलब उसे क्या आ रहा है? 25 का पहाड़। सीधा काटा, सेम है। इस निगमन का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा बालक है जिससे ये पूरा कैलकुलेशन उसका जुबानी हो गया, सीधे उत्तर पे आ गया ना। या मतलब यहाँ से सीधे वो यहाँ आ गया, और एक पूरा कैलकुलेशन कर रहा है तो ये आ गया। दोनों गलत नहीं है, लेकिन अब गलत आप लिख के चले आओ, यहाँ फाई लिखा है तो फिर गड़बड़ा गया ना। इसलिए गलत ना हो तो स्टेप बाय स्टेप पूरा कराओ। मैथ वाले तो पूरा कर ही आएंगे, बायोलॉजी वालों जिनको तैयार हो जाओ तो भी कराएंगे ना। है तो ये सूत्र जरूर लिख के आना यार, 3 नंबर में पूछेगा तो इतना पर्याप्त है। आगे देखिए भैया, बोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। इधर देखिए भैया, अब आपको इसमें जो याद रखना है वो संपोषी और विनाशी की स्थितियां। जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा संपोषी और विनाशी की स्थिति पूछेगा, इसीलिए तो पूछा रहा है। तो भैया संपोषी और विनाशी, बेटा एकदम शांत रहे। विनाशी की स्थितियां, यही भैया तैयार रखना है। विनाशी की स्थितियां, शांत रहे। एक इधर पे यार ऐसा गोला बना सकते हो, इधर पे 0 अंश होता है, यहाँ पर 180 अंश, यानी जिसको हम पाई कह सकते हैं। इधर कितना होता है पाई, इधर कितना होता है 0। बोलो भैया। आकाश पे डिपेंड कर रहा है, ये ऊपर तीव्रता दिख रही है भैया? बोलो भैया। तीव्रता, परिणामी तीव्रता का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? कास फाई पर, कास फाई पर, कास पर डिपेंड कर रहा है। यानी कास 0 का मान कितना होता है? 1। कास 0 का मान, इसका मतलब इस पोजीशन पर मैक्सिमम मिलेगा। तो जो भैया कलांतर आता है यानी फाई का जो मान होगा वो तुम्हें भैया अधिकतम के लिए कास फाई का मान भैया प्लस का 1 रखना पड़ेगा, और विनाशी के लिए कास फाई का मान हमें कितना रखना पड़ेगा? -1। और 180 अंश पे कास का मान -1 हुआ करता है, 0 अंश पर 1 होता है। 180 अंश पे मान कितना होता है? माइनस, और 0 अंश पे कितना होता है? 1। और 1 अगर मिल जाएगा तो क्या बनेगा? क्योंकि अधिकतम तीव्रता हो जाएगी। और भाई अगर माइनस मिल गया इसकी जगह पर तो ये माइनस लग जाएगा, तीव्रता घट जाएगी। यानी विनाशी के लिए फाई का मान कितना रखें? -। क्या ये बात याद रहेगी? अब बताइए इसके लिए कलांतर जो आएगा, कलांतर का मान कितना हो जाएगा? यानी फाई का मान, जो फाई है इधर वो कलांतर ही है, तो फाई का मान पहला तो 0 में रख दो, काश 0 का मान 1 होता है।
अब फिर इतना घूम के आओ भैया पूरा, फिर इसी जगह पर एक मिलेगा, फिर ऐसे घूम के आओ, फिर इसी जगह पर एक मिलेगा, मतलब कुल मिला के इस पॉइंट पर एक मिलेगा। अब एक पूरा राउंड घूमने के लिए 2 पाई यानी 360 अंश का कोण बनता है, ये बात पता है। अब जीरो से चले थे, फिर घूम के फिर उसी जगह पर आए, तो कितने, एक राउंड घूमे, एक राउंड के लिए कितना कोण बन गया? 2 पाई यानी 300। तो पहला अगर जीरो है तो जीरो में 2 पाई यानी 360 जोड़ोगे तो क्या 2 पाई ही बचेगा। फिर 2 पाई में फिर से एक राउंड अगले राउंड के लिए, तो क्या फिर से 2 ही पाई घूमे। तो भैया 2 पाई से आगे 2 पाई घूम गए तो क्या 4 पाई बन गया। फिर ऐसे भैया 6 पाई फिर 8 पाई, ऐसे याद कर लेना। अच्छा बताइए इधर आइए तो पाई का मान कितना आएगा भैया? पहला आपका सीधे यहाँ पाई पर मिला था -1, तो पहला कितना। अब घूम के फिर से भैया 360 ही घूमना है क्योंकि इसी जगह लौट के आना है, लेकिन घूमना कहाँ से चालू करे थे? पाई से। अब 360 घूमेंगे तो मतलब 2 पाई जोड़ते सब में चले जा, तो भैया 3 पाई हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, ऐसे 7 पाई हो जाएगा। ये याद रखने के लिए ट्रिक क्या है भैया? समपोषी में सम, विनाशी में विषम। बोलो याद रहेगा, समपोषी में सम, विनाशी में। ठीक है भैया। इसके बाद भैया पथांतर, शांत रहे भैया। पथांतर जिन्हें भूल जाए तो भैया एक सूत्र होता है डेल फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स। कलांतर और पथांतर के बीच संबंध होता है। अगर डेल फाई पता है, डेल एक्स चाहिए तो यहाँ, डेल एक्स पता है, डेल फाई चाहिए तो इधर से उधर चेंज कर सकते हो। इसको बोलते हैं कलांतर, इसको बोलते हैं पथांतर में संबंध। तो अगर भैया पहला वाला इधर जीरो रख दोगे तो टोटल उत्तर जीरो आएगा। फिर यहाँ 2 पाई रखिए तो 2 पाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल एक्स, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, लेमडा तीरे गुणा हो जाएगा। बोलो भैया, इसका मतलब ये आएगा लेमडा फिर 2 लेमडा, क्रम से मिलेगा भैया 3 लेमडा डैश डैश डैश। बोलो याद रहेगा। अच्छा बता इसके लिए कितना मिलेगा? इसका पहला मिलेगा भैया यहाँ पर पाई रखिए तो पाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल एक्स, रख के देखें थोड़ा, तो पाई से पाई कट जाएगा, लेमडा इधर आएगा 2 बटे में जाएगा, तो क्या पहला भैया लेमडा बाई 2। या अगर भूल जाए तो इनका ठीक आधा आधा रखना है। जीरो में लेमडा जोड़ोगे तो लेमडा आएगा, उसका आधा करना, तो लेमडा बाई 2। फिर ऐसे ही लेमडा से 2 लेमडा जोड़ोगे तो 3 लेमडा है, उसका आधा करोगे तो भाई कितना आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2, फिर 5 लेमडा बाई 2, ऐसे डैश 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 किए। क्या ये 3 बातें तैयार हो जाएंगी? भाई इसको तैयार ही रखना है, सवाल इसी से आएगा, विकल्प भी इसी से आ सकते हैं। इसके बाद भैया तीसरा आप तीव्रता निकाल लो यार। तो आई मैक्स मिलता है, अधिकतम मिलता है भैया, यहाँ पर एक रख के देखो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा भैया अंडर रूल I1 प्लस अंडर रूल I2 का होल स्क्वायर। इधर भैया माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भैया -1 रखोगे तो माइनस का आ जाएगा। फिर भैया आयाम निकालो, आयाम का ऊपर सूत्र पढ़े थे ना ये, तो कितना आ जाता है भैया A बराबर A1 प्लस A2। निकाल के दिखाएं, समझ गए? देखिए इधर रखें, कास पाई का मान 1 रख दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गई, आगे कर लोगे। अच्छा देखिए इधर अगर इधर निकालो तो क्या मिलेगा? माइनस के साथ ये मिलते जाएंगे। बोलो, एक तरफ की वैल्यू याद है, दूसरी तरफ आपको माइनस करते जाना है। अच्छा बताइए तीव्रता हो गया, तीव्रता हो गया, आयाम हो गया, एक और अभी चाहिए, और तीव्रता और आयाम के बीच, तो तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका मतलब आप लिख सकते हो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और समानुपाती होती है मतलब के। तीव्रता और आयाम जब भी लिखें स्क्वायर का रिलेशन होना चाहिए आयाम के साथ। तो ये भैया स्क्वायर और 1 की घात रहती है, ये दोनों 1 1 की घात ही रहती है, ये भैया 2 की घात है और ये भैया 1 की घात। तो ऐसे तुम्हें याद रखना। बोलो ये याद रहेगा यार? बोले भैया आगे देखें, आगे भाई इधर इधर की वैल्यू निकालना हो निकाल लोगे। यहाँ पर बताइए आई मिनिमम बराबर क्या लिखोगे? अंडर रूल I1 माइनस अंडर रूल I2। बताइए इधर आयाम A1 माइनस A2। बताइए तीव्रता और आयाम, तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बस ये इतनी सी बात यार याद रखो, ये ना भूले। 1 नंबर कम से कम बोर्ड में तुम्हें दिलाएगा है, कम से कम 1 नंबर तो मिल ही जाए। आगे लिखना है किसी को? इधर तरफ की लिख जाओ, उधर अपने से लिखेंगे। लिखते जाओ भैया,
जितना इधर लिख रहे हैं जरूर लिखें। अभी तुम्हें लग रहा है हमें सब आ रहा है, सामने नोट्स रखे हो ना, इसलिए मिटाएं, लिखो करने हैं जल्दी। अच्छा बताइए, परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण क्या है? परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम संपोषी के नहीं पूछ रहे, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूल I1 I2 cos फाई। इस चैप्टर का कोई भी सवाल पूछेगा केवल सूत्र में रख के आना, सब वैल्यू दिया रहेगा, बस तुम्हें हल करके चले जाना, ठीक है, इसलिए कठिन नहीं है। हेडिंग नंबर भैया दूसरी, ये पहली हेडिंग थी, हेडिंग दूसरी कौन सी है? हेडिंग नंबर दूसरी थी, कोई दो थोड़ी, एक बार हम देख लें कौन कौन सी कोर्स में है तुम्हारे। देखिए भैया इधर दो, हेडिंग नंबर दूसरी ये कह रहा है कि दो, कुल मिला के पहले प्रकाश का व्यतिकरण समझे। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है ये भैया इधर सुने, अब इसकी कुछ बातें समझे। ध्वनि अभी तक जो पढ़ रहे थे वो ये तरंगों का व्यतिकरण, ध्वनि तरंगों का हिसाब समझ, अब प्रकाश तरंगों का पढ़ रहे हैं। अच्छा देखिए इधर कुछ बातें समझे। कुछ वैज्ञानिक मान लिए थे कि प्रकाश एक तरंग है, तरंग के पहले भैया न्यूटन आके कहते प्रकाश क्या है? कण। बोलो भैया, न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? और हाइगेंस के अनुसार क्या है? अब ये कंफर्म हो गया कि अगर कोई तरंग होगा तो उसमें व्यतिकरण जरूर मिलेगा। तो अगर प्रकाश को आप तरंग मान रहे हो तो प्रकाश में भी क्या मिलना चाहिए? व्यतिकरण। लेकिन भैया जैसे ही व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दो बल्ब अथवा दो मोमबत्ती एक साथ चालू करते हैं, क्योंकि कम से कम दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा और एक ही माध्यम में चले तो अध्यारोपित हो, अध्यारोपित के पश्चात उनकी तीव्रता घटे बढ़े, तो इसी घटना का नाम हम लोग रख दें व्यतिकरण। मतलब ये है, बोलो यार। तो भैया दो बल्ब चालू करे या तो दो मोमबत्ती रखे, फिर इनसे जो तरंगे चले प्रकाश तरंगे वो अध्यारोपित होना चाहिए। तो पर्दे पर कुछ बिंदुओं पर डार्क बिंदु मिलने चाहिए, कुछ कुछ जगहों पर भैया अंधेरे मतलब तीव्रता जहाँ पर जीरो। क्यों? यानी जैसे इस दीवार पर हमें दिखना चाहिए तो भाई बिंदु बिंदु टाइप के हर जगह पर दिखना चाहिए, क्योंकि दो या दो से अधिक बल्ब इधर जल रहे। जबकि वास्तव में आप देखिए इसी पर्दे में देखिए, बोर्डे में देखिए, तो सभी जगह एक साथ दिख रहा है। कहीं पर डार्क बिंदु और जो दूसरे हैं मान लीजिए दीप्त बिंदु, एक डार्क हो गए मतलब अंधेरे टाइप के, और दूसरे क्या हो गए और मतलब तेजी से चमकने वाले ब्राइट वाले। ब्राइट और डार्क ये दोनों बिंदु अलग अलग दिखने चाहिए, जबकि वास्तव में हमें ये दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सही है। अतः वैज्ञानिक जो ये कण मानने वाले वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जो आप बता रहे तो गलत पहले से ही बता रहे थे, हम कह ही रहे थे कि नहीं, इसलिए तो मिल नहीं रहा तुम लोग। बाद में ये भैया देखिए, बाद में 1801 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था यंग। क्या नाम था? उन्होंने करा क्या कि एक, ये भैया शांत रहे, एक बल्ब लिया। अब बल्ब लेने के बाद भैया क्या करा कि उसमें दो ऐसे करके पर्दे लगाए जैसा हम इधर पे दिखा रहे, एकदम शांत रहेंगे, यही है यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। और इसके बाद पर्दा रखा, वो आप देखा कि अब जो पर्दे पर भैया दीप्त 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 ऐसे करके बिंदु मिलने लगे, और कहा कि देखिए जो इस तरह से अब मिल रहा है यही प्रकाश का व्यतिकरण है, यानी प्रकाश एक तरंग है, क्लियर है। अभी तक जो हम नहीं समझ पा रहे थे तो इसलिए नहीं समझ पा रहे। फिर पूछा गया कि भाई द्विठो बल्ब लगाओ, एक ठो है, तो कहा कि देखिए हाइगेंस के सिद्धांत लगा दो आप। तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार जब किसी स्रोत से तरंगे निकलती हैं यानी प्रकाश निकलता है, तो क्या भैया क्या वो तरंगाग्र बनाता है? याद है? तो भैया तरंगाग्र बनेंगे यहाँ पर, और अगर तरंगाग्र यहाँ बनेगा तो क्या तरंगाग्र में उपस्थित प्रत्येक कण क्या स्रोत का काम करते हैं? तो ये स्रोता ही है। जैसे उसने कहा द्विट स्रोत चाहिए, तो कहा ये स्रोत है। और अगर ये दो स्रोत हैं, क्योंकि हाइगेंस साफ साफ कहते द्वितीयक तरंगिकाओं के दूसरे नंबर में पढ़ाए थे तुम्हें 2-3 दिन पहले, अभी पढ़ाए ना, कि जब भैया
तरंगे चलती हैं तो आगे भैया ऐसे पृष्ठ मिलने रहते हैं जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला पर होते हैं, वो तरंगाग्र कहलाते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया था कि तरंगाग्र में जितने भी बिंदु हैं या जितने भी कण हैं वो स्वयं में क्या है, स्रोत। इसलिए भैया S1 S2 अपने आप में स्रोत है, इसलिए स्रोत कितने हो गए, कम से कम 2, और भी बना सकते हैं। अब जब यहाँ से तरंगे निकलेंगी तो दीप्त और अदीप्त मिल नहीं आता, ये भैया प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण है। तो पहली हेडिंग इनसे ये मतलब इनसे ये पूछा गया, मतलब इसमें जो पहली हेडिंग बनती है वो ये बनती है कि भैया द्विठ स्वतंत्र यानी द्विठ बल्ब क्यों नहीं चालू की। तो इसी से भैया दूसरे नंबर की हेडिंग बनती है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण असंभव होता है, क्यों। तो फिर यंग ने इसको स्पष्ट किया कि जब भैया 2 बल्बों से, ये पर्दा वर्दा हटा के हम केवल 2 बल्बों से ऐसे देखना चाहें कि प्रकाश का तरंग, वो प्रकाश का व्यतिकरण मिल जाए, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण मिल जाए, तो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भैया जिससे जो तरंग निकल रही और इसके बीच जो तरंग निकल रही, ये जो शुरू में कलांतर है, जो शुरू में कलांतर मान लीजिए 30 अंश का है, तो जब तक ये चले तो 30 अंश का कलांतर बना रहे तो तरंगे मिला करती हैं। लेकिन अगर बीच बीच में कलांतर कम ज़्यादा, अभी 30 है स्टार्टिंग में, फिर 10 बचे, फिर 50 हो जाए, फिर 100 हो जाए, फिर 2 हो जाए, मतलब अगर कलांतर घटता बढ़ता रहेगा तो फिर व्यतिकरण नहीं मिलता है, चाहे ध्वनि में चेक कर लो चाहे प्रकाश में चेक कर लो। तो इसका मतलब फिर यंग की ये बात मानी गई कि आप जो कह रहे हैं सही है, और 2 बल्ब जलाने से इसीलिए भैया तरंगों का व्यतिकरण नहीं मिलता, स्पष्ट किया उसने। और इसको 60 में उसने कहा कि द्विठ जो बल्ब होते हैं ये कला संबद्ध स्रोत नहीं होते, अतः 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण नहीं मिलता। बोलो याद रहेगा, पूरी थ्योरी है, कुछ इसमें बताना नहीं है। अगर परीक्षा में आ जाए 1 या 2 नंबर में आता है तो आप केवल ये लिख के आओगे कि 2 बल्ब जलाने से या 2 प्रकाश स्रोत एक साथ चालू करने से तरंगों का व्यतिकरण इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये दोनों स्रोत जो हैं कला संबद्ध स्रोत नहीं होते। कला संबद्ध स्रोत क्या है, अगली बात ये आ गई कि कला संबद्ध स्रोत क्या है, कला संबद्ध स्रोत क्या है, कोई बता पाएगा। अभी अभी इसी से आप बताए भैया, कला संबद्ध स्रोत। तो भैया इधर सुन ले, कला संबद्ध स्रोत क्या है, आप बताओगे ऐसे तरंग स्रोत, ऐसे जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर, जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर संचरण के दौरान नियत बना रहे। मतलब जब अगर कलांतर 30 अंश शुरू में है तो जब तक ये संचरित हो 30 अंश रहे, तो समझ जाओ कि ऐसे स्रोतों का नाम क्या है। अगर संचरण के दौरान कला चेंज होने लगे तो फिर कला संबद्ध स्रोत। और 2 प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत नहीं होते, इसलिए प्रकाश 2 स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण नहीं मिलता, जबकि ध्वनि का व्यतिकरण मिल जाता। जबकि 2 ध्वनि अलग अलग हम छोड़े तो इन ध्वनि का व्यतिकरण मिल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगें जो होती हैं जो शुरू में कलांतर रहता है वही कलांतर लास्ट तक बना रहता। लेकिन अगर 2 बल्ब चालू कर दे तो फिर नहीं मिलता है। रीजन समझ गए, एक हिसाब से लिखने के, एक नंबर के लिखने के हिसाब से समझ गए ना। क्या बोलोगे यार, 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, ऐसे तरंग स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर संचरण के दौरान कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। अच्छा बताइए, कलांतर होता है, कला संबद्ध स्रोत के बीच कलांतर होता है, ऑप्शन दे रहे हैं 0, पाई, π/2 या सभी। क्या कलांतर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रहेगा वो बीच में चेंज। अगर शुरू में 0 अंश का है तो अब 0 है 0 सभी तक चलेगा। तो कला संबद्ध स्रोत के बीच कलांतर कुछ भी हो सकता है। अगर ऑप्शन पूछे कला संबद्ध स्रोत का कलांतर होता है तो सभी, लेकिन संचरण के दौरान चेंज। क्या ये बात तुम लोगों को याद रहेगी। अगला भैया था यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। तो आप बताओगे कि 1801 ईस्वी में वैज्ञानिक सर थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रयोग किया था, जिसे यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं। याद रहेगा। इसमें भैया एक स्वतंत्र प्रकाश स्रोत लिया गया था जिसके सामने एक पर्दा रखा गया था, जिसमें एक संकीर्ण छिद्र यस किया गया।
इसके सामने दूसरा एक पर्दा रखा गया एक निश्चित दूरी पर, जिससे भैया यहाँ यस, इसको बोलते हैं यस1, क्या बोलते हैं इसको, इसको, जिससे भैया यस1 और यस2 की दूरी सेम रहे, जिससे कला संबद्ध स्रोत बने। दो छिद्र किए गए तथा कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा गया, ये भी पर्दे ही है, ये भैया पर्दा रखा गया। अब जब बल्ब को चालू करते हैं यानी यहाँ से जब तरंगे निकलती हैं तो भैया यस1 यस2 कला संबद्ध स्रोत होते हैं। हाइगेंस के अनुसार ये स्वयं में एक प्रकाश स्रोत है जिनसे भैया द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो दो पर्दों के बीच, इन पर्दों कुछ नाम रख लेना, यल यम यन जो भी है, इनके बीच संचरित होती हैं तथा एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त बिंदु बनाने लगती हैं। इन बिंदुओं को फ्रिंज कहते हैं, इनका नाम ही बदल दिया, इनका नाम क्या है, इनको फ्रिंज कहते हैं। तथा किन्हीं दो क्रमांगत दीप्त अथवा किन्हीं दो क्रमांगत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इतनी सी बात इसमें आपको बता देना है, बोलो याद रहेगा, आएगा नहीं परीक्षा में, लेकिन आया तो से आता नहीं है, प्रयोग कार चित्र बनाने को आएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ जाए भाई। यंग का द्विक्रिया चित्र प्रयोग क्या है, ये लिख देना। प्रकाश का विकिरण प्राप्त करने के लिए यंग ने एक प्रयोग किया था जिसे यंग का द्विक्रिया चित्र प्रयोग कहते हैं। इसमें चित्र बनाओ, अभी बताइए कि इसमें ऐसा ऐसा लगा होता, पहले इसके बारे में सब बता दो कि 3 तो पर्दे लगे हैं, छिद्र एक छिद्र यस है, यस1 है, यस2 है। फिर व्याख्या में तुम्हें हाइगेंस के हिसाब से करना है। व्याख्या कर कौन रहा है, यंग। सिद्धांत किसका लेगा, हाइगेंस का। आप बताओगे जब स्रोत से यानी स्रोत यस से तरंगे निकलती हैं, प्राथमिक तरंगे, तो स्रोत यस1 यस2 पर पड़ती हैं जो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। हाइगेंस के अनुसार ये नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इनसे पुनः द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो पर्दे यल और यम के बीच, यानी जो भी पर्दा है यल यम यन, यम और यन के बीच संचरित होती हैं और एक दूसरे से अध्यारोपित होती है। जो पहला अध्यारोपण इसके पहले पढ़ाए वो पूरा समीकरण पढ़ाए ना, वो समीकरण पूरा इधर अप्लाई हो जाता है। तो भैया एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त पर्दे पर मिलने लगते हैं, इसी को यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं। बोल ले जाओगे, धन्यवाद। अगली हेडिंग रहेगी भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आखिरी भी है, आप समझिए, खत्म ये। फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ गए, लिखे भैया। फ्रिंज चौड़ाई नापकर, लास्ट हेडिंग है भैया, नाप कर, फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। अब कोई भी ये लिखेगा नहीं, अभी हम पूरा समझा रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ी हटाएंगे, फिर तुम करिएगा कितना तुमसे बन रहे हैं, नकल ना करो, हम डांटेंगे नहीं, ठीक है। अब कायदे से पहले समझना, यहीं कहीं अभी तैयार करना है और इसके बाद हम इसको मिटा देंगे, इसके बाद आप करेंगे, फिर जहाँ तक कर रहे हो तो ठीक है, फिर देखिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है, फिर दिखा रहे हैं, इसको अभी यहीं तैयार करना है। तो देखिए पहले चित्र आप बना लें, इसके बाद उसे माना होना लिख रहे हैं। पहले तो आप समझिए कि एक बल्ब लगाए थे, बोलो, बल्ब लगाने के बाद एक स्रोत बनाए थे, याद है यहाँ, इसके बाद दूसरा पर्दा रखे थे, फिर एक लास्ट में पर्दा रखे थे, सब याद आए भैया। इधर पे हमने क्या करा था, एक संकीर्ण छिद्र करे थे, उसका नाम रख दिए थे यस, क्यों, तो ये यस हो गया। इस इधर दो छिद्र करे थे जिनका नाम यस1 यस2। अब भैया इधर पे हमने क्या करा कि कुछ एक एक किरण बस दिखाई ले रहे हैं, मान लीजिए इधर पे हमने दिखाया, तो ये किरण हो गई, ये कौन सी हो गई, दीप्त अदीप्त जिसके लिए भी है, लेकिन किरण एक इधर मिल रही। कुल मिला के जब द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होती हैं, उन द्वितीयक तरंगिकाओं का एक चित्र हम किरण दो द्वितीयक तरंगिकाओं में तरंगाग के लंबवत खींची गई रेखाओं को किरण कहे, तो ये किरण आए हमने खींचा, तो जाके दो किरण बिंदु यहाँ पर मिल रहे हैं। अब दीप्त मिल रहा है, अदीप्त मिल रहा है, वो चेक कर रहे हैं अभी इधर। तो भैया यहाँ पर सेंटर पे जो मिल रहा है वो ओ है, यहाँ जो मिल रहा है मान लीजिए पोजीशन पी, कोई दिक्कत बेटा। इनके बीच की दूरी को स्लिट बोलते हैं, इसको इसलिए यस से दिखा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा डी, दोनों पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल डी, बोलो भैया। और भैया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है
वो 0.3 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर है। अगर रियल में हम देखें यही चित्र तो ये समझिए कि यहाँ है बना है, समझ गए ना। लेकिन अगर यहाँ बना देंगे तो फिर इतना छोटे छोटे कोण बन जाएंगे कुछ हमें दिखाई न दे, इसलिए थोड़ी सी इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दिए। अब भैया यहाँ से इस पॉइंट से इसको मिला दिए। अच्छा बताइए यहाँ से लेके इसका कुछ नाम दे दो यार, क्या दे दिया, सी दे दे, सेंटर पे सी रख दिया जाए। अच्छा सी से पी तक की दूरी है, सी से ओ तक की दूरी, बताइए दोनों अलग अलग है कि सेम। जिन्हें सेम दिख रहे हैं उसे चित्र समझ में आ गया, जिन्हें ये दिख रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है और वो चित्र ही नहीं समझ रहा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ नहीं, समझ गए। छोटे कोणों के लिए भैया, छोटे कोणों के लिए चाप और आधार सेम होगी ना यार, क्या उसको बोलते हैं, कर्ण और आधार सेम होगी ना। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सेम है, तो क्या हम लिख दें सी पी बराबर कैपिटल डी, बताइए एस वन एस टू कितना लिख दें स्मॉल टी, ये माना में है। और भैया ये दूरी कितनी मान लिया जाए यक्स, यानी ओ से पी तक की दूरी यक्स, और कुछ चाहिए बस ठीक है, इतना इतना मान लीजिए। अब देख माना में क्या क्या लिखोगे, चित्र आपका सही होना चाहिए यार, इधर से एक लंब भी डाल दें जिससे पता चले कि पथ में अंतर कितना, क्योंकि बिना पथांतर के इसके लिए भाई इस पे लंब बार डाला कर, तो यहाँ कितने अंश कोण बने 90, बोलो। अगर ये कोण भैया थीटा है, ये कोण कितना है थीटा, तो ये भी कोण थीटा ही बना करता है, ठीक है। अब यहाँ तक आइए, इतना सा आपका चित्र में है। माना में क्या लिखोगे कि माना यस एक प्रकाश स्रोत है जिससे प्राथमिक तरंगाएं निकलकर S1 S2 पर, जो दोनों कला संबद्ध स्रोत है, बोलो कला संबद्ध स्रोत है, इनसे भैया द्वितीयक तरंगाएं निकलकर पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनाती है। एक फ्रिंज को चित्रानुसार बिंदु P पर दर्शाया गया, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज इधर बन रहे हैं, उनमें से एक फ्रिंज को चाहे दीप्त हो या अदीप्त हो अभी पता नहीं हमें, कहाँ पर दिखाए बिंदु P पर दर्शाया गया, जिसकी केंद्र O से दूरी कितनी है यक्स, यदि स्लिटों के बीच की दूरी D हो, पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D हो और O से P तक की दूरी यक्स, तो अब इधर भैया एक लाइन का निगमन है, इससे बड़ा नहीं है, ज़्यादा मान लो 2 कर लीजिए, एक लाइन कुछ कम ही हो गई है ना। अरे बताइए इधर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज का नाम है S1 S2, इधर कुछ पॉइंट मानो यार, ए मान लें S1 S2 ए, समरूप है त्रिभुज COP, बस इतना साथ यार रखना है। ये दिखा क्या और नहीं दिखा, ए पीछे वाले बच्चों देख लो यार इधर आओ, ये त्रिभुज दिखा S1 S2 ए, दूसरा है COP, समरूप के समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसे 2 त्रिभुज जिनके 2 कोण बराबर हो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाए। तो बताइए यार ये इधर से लंब डाले हो तो 90 अंश है, बताइए इधर से ये लंब डाले हो तो क्या 90 अंश है। अच्छा बताइए ये थीटा है तो ये क्या है, तो क्या दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव आपस में, बस वो संगत भुजाएं ढूंढ लेना, और जैसे संगत भुजाएं ढूंढ लेंगे पथांतर पता चल जाए, फिर दीप्त और अदीप्त का पथांतर हम पढ़े वैल्यू रख देंगे। तो भैया बहुत सिंपल सा है, बस इतनी सी बात पहले तैयार कर लो यार, चित्र अगर सही हो जाएगा तो फिर सही है हो जाए, चित्र तैयार रहेगा। तो चलिए ठीक है इधर लिखो, चलिए आइए। अच्छा समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं ढूंढिए भैया, थीटा के सामने क्या नाम है S2A, इस वाले थीटा वाले छोटे वाले त्रिभुज, अब इस थीटा के सामने क्या x से सीधा लिख लें, अरे x से लिखो यार बात एक ही है, बोलो। अच्छा बताए इसके इस वाले के 90 अंश के सामने, ये छोटा वाला त्रिभुज है इसके सामने 90 अंश, मतलब पहले थीटा के सामने ढूंढे मतलब लंब, तो इस थीटा के सामने तो लंब बटे लंब संगत भुजाएं होंगी। अब कर्ण बटे कर्ण लिए ले रहे और आधार बटे आधार ले लो, ये एक समरूप त्रिभुज की दूसरे समरूप त्रिभुज की ये संगत भुजाएं हो, तो बताए इसके 90 के सामने का नाम क्या है S1 S2, मतलब सीधे स्मॉल d लिखो ना यार। अब बताइए इसके सामने 90 के सामने यहाँ ढूंढना है, तो क्या C से P, तो क्या C से P की अभी दूरी बताए थे क्या D के बराबर है, दिख नहीं रही, D से थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, ये इसलिए क्योंकि ये बहुत पास पास बनते हैं। अतः भैया छोटे कोणों के लिए
आधार और कर्ण सेम होता, आधार और कर्ण सेम होता। बताइए यस टू ए, गौर से थोड़ी इधर से देख के बोलिएगा, यस टू ए क्या इस वाले पथ की और इस वाले पथ में अंतर है? जैसे इस वाली लाइन से तुम्हें आना है यहाँ से यहाँ तक, तो इतना ही चलोगे, यहाँ से आओगे तो यहाँ से यहाँ तक चलोगे, तो क्या दोनों यहाँ तक की लाइन ये सेम है? क्या ये ज़्यादा है? तो क्या यस टू ये ज़्यादा है? तो क्या इसका नाम हम पथांतर लिख दें? तो बताइए पथांतर बराबर कितना आ गया, स्मॉल डी बटे कैपिटल डी इंटू यक्स। अब आधा नहीं बनाया हो गया। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आई? चित्र बन जाएगा। अब देखो भैया इधर देख लो थोड़ी स्पीड से, फिर हम इसको ख़त्म करें। अब देखिए बेटा इधर, अब चित्र की जरूरत नहीं है, अब इधर आ जाइए। अब अभी अगर तुम्हें याद हो तो दीप्त के लिए, यानी जिसका नाम उधर पे हमने लिखा था संपोषी, याद है के लिए बता पथांतर, यानी दूसरे नंबर में डेल एक्स बराबर निकलवाए थे पथांतर उधर, पहले 0 फिर लेमडा 2 लेमडा, याद आ गया? तो बताए इसको क्या लिख सकते हो, यम लेमडा। यम का मान कहाँ से चालू करें, 0 1 2 3 ऐसे। भाई जब क्रम से है तो यम लेमडा, यम एक संख्या जो क्रम से बढ़ रही। तो बताइए इस पथांतर की जगह कितना लिख दें, यम लेमडा बराबर क्या लिख दें, स्मॉल डी बटे कैपिटल डी इंटू यक्स यम। जैसे पहले वाले के लिए लिखोगे तो यक्स 0 आ जाए पहला नंबर, दूसरा वही निकलोगे तो यक्स 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही? तो इसलिए यमुए के लिए यमुआ कोई पॉइंट निकाले होंगे तो यक्सियम आगे। बताइए यक्सियम बराबर कितना आ जाएगा, डी अपान डी पक्षांतर है इंटू यम लेमडा। बस ये सूत्र दिमाग में रख लेना ये, लेकिन डायरेक्ट आपको ना याद करके निगमन तैयार करो इसका, डायरेक्ट सवाल के लिए तो डायरेक्ट याद ही करना है ये। अच्छा बताइए अदीप्त के लिए क्या होगा, अदीप्त के लिए बोले मालिक डेल एक्स यानी पथांतर, पहले लेमडा बाई 2, हाँ बताओ इसको क्या लिख लें यार, 1 3 5 7 ऐसे यार चल रहा है, लेमडा बाई 2 अलग कर लो सभी में, कहाँ मन है यार, नहीं है। अब पहले वाला में 1 मिले तो फिर 3 मिले फिर 5 मिले फिर 7 मिले, ऐसा है विषम विषम चाहिए। तो क्या हम 2m प्लस -1 कर लें? बता यहाँ 1 रख के देख कितना मिले, यम की जगह, यम की जगह 1। अच्छा बताए 2 रख के देखिए, 2 दुनाई 4 में से 1 चला गया, तो 1 3 5 7 आना चालू हो गए, बोलो चलिए ठीक है। तो बताए इस ये उठा के इसकी जगह रख दो तो कितना हो जाएगा, 2m -1 इंटू लेमडा बाई 2 बराबर स्मॉल डी बटे कैपिटल डी इंटू यक्सियम। तो बताइए यक्सियम बराबर कितना लिख लें, तो ये कैपिटल डी बटे स्मॉल डी इधर आ गया, बाकी है उसी तरह 2m -1 इंटू लेमडा बाई 2। जैसे कुछ किताबों में यहाँ यम -1/2 लिखा है, नहीं नहीं तो ये 2 का अंदर भाग कर दो अलग अलग, तो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। अभी भैया स्थितियाँ मिली, अब एक काम थोड़ा सा और बचा, फ्रिंज चौड़ाई, क्योंकि हेडिंग पड़ी है फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। तो भैया इधर थोड़ी आखिरी बात और सुन, किन्हीं 2 क्रमागत दीप्तों अथवा किन्हीं 2 क्रमागत के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो भैया क्रम से 2 तो दीप्त घटा लो, जैसे यम मान लीजिए यम +1 ले लिया जाए, तो इधर भैया यक्स यम ले लिया जाए, चाहे ये वाला सूत्र यहाँ रख लो दोनों जगह, चाहे ये सूत्र यहाँ रख लो, चूंकि हल्का दिख रहा है तो यही रख रहे। बताए इधर कितना लिखे, डी अपान डी यम +1 इंटू लेमडा, सही लिखे ना, यम की जगह ये रखना है। बताए इसके लिए डी अपान डी यम लेमडा, बोलो ये आया, इसका अंदर गुणा करिए तो आ जाएगा भैया डी अपान डी यम लेमडा प्लस, अब 1 के साथ गुणा करिए तो डी अपान डी लेमडा माइनस डी अपान डी यम लेमडा। तो क्या इससे कट जाएगा, बाकी उत्तर है फ्रिंज चौड़ाई का उत्तर कितना आया, डी अपान डी इंटू लेमडा। अब गौर करिए डी क्या है, कैपिटल डी, चित्र में आओ, दिख रहा है? तो क्या ये पहले से हमें पता है,
जब ये उपकरण बनाए होगे तो दोनों पर्दों के बीच की दूरी पता होगी ना। जब ये S1 S2 छिद्र करे यानी स्मॉल डी, तो क्या ये भी दूरी पता है? अब इस सूत्र को देख के बताइए, इस कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी पता है, और हमें लेमडा चाहिए, तो हम क्या करें? डब्लू निकालो। डब्लू क्या है? जब यहाँ पर दीप्त और अदीप्त बिंदु मिलेंगे, यहाँ पर भैया एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त मिलेंगे ना इस पॉइंट में। मान लीजिए भैया पहला हमें दीप्त मिल गया इधर पे, भाई थोड़ी देख लो इधर, मान लो पहला दीप्त हमें यहाँ मिला, दूसरा दीप्त है मान लो ये मिल गया, क्रम से दूसरा नंबर वाला। पहला तो केंद्रीय हो गया ना भैया, तो ये पहला गिना जाता है, तो ये तो केंद्रीय 0, फिर 1, फिर 2, 3 ऐसा, क्योंकि पहला वाला तो 0 ही आया था इधर, केंद्रीय उसको कहते। अब इसको पटरी से नाप लेना है, तो इसी का नाम डब्लू रख दिया गया। क्रम से कोई दो, चाहे आप 5वां 6वां नाप लो, चाहे 10वां 11वां नाप लो, अभी नहीं कि पहला 10 पहले से लेके 10 तक नाप डालो। अगर ऐसा नापो भी 10 का भाग कर लो तो भी वही बात है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा? और डब्लू बराबर सूत्र क्या आया था? D/D इंटू लेमडा। अगर ये पता चल जाएगा तो क्या ये निकल आएगा? इस तरह से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकाली गई थी। बहुत बड़ी खोज है। बताइए, प्रकाश ये जो हमारे तुम्हारे बीच प्रकाश है, इसकी सहायता से हम तुम्हें एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अब उसकी तरंगदैर्घ्य चाहिए, तो ऐसे साधारण नहीं निकलेगी। अब भाई लोगों, एक और थोड़ा सा इधर आखिरी, और प्रकाश व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें पूछा करते। प्रकाश व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ये भी है। तो अगर तुम्हें याद हो तो पहले तो 8 बल्ब बनाओ रखो भैया, ऐसा बताए थे? बोलो यार। यहाँ से क्या बनाओ? S1, यहाँ से क्या बनाओ? S2, फिर जाके ऐसे पर्दे में मिलेगा। तो देखा इधर से शर्तें लिखना चालू करो। पहला तो भैया कि जो प्रकाश तरंगे दोनों कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। बोलो, पर्दे पर जो S1 S2 बनाए थे, यानी S1 S2 कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। या इन्हें, ये भैया इनको हम बोला करते, इसको जो बोला करते भैया, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, यानी जहां से प्रकाश निकल रहा है। और ये भैया हाइगेंस के अनुसार प्रकाश स्रोत है, मूल प्रकाश स्रोत ये होता है। और फिर इसके बाद भैया तरंगाग्र में उपस्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। वास्तव में स्रोत है नहीं, स्रोत ये, लेकिन ये बने हुए तरंग स्रोत है, ये मूल तरंग स्रोत है। बोलो भैया, तो जो बने हुए तरंग स्रोत होते हैं इनके बारे में यहाँ लिख दिया जाता है, ये नहीं, क्योंकि तरंगाग्र इनके कारण मिल रहा है। तो पहला लिखोगे कि दोनों तरंग यानी प्रकाश स्रोत, भैया दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। पहली पहली मतलब कंडीशन याद हो गई? क्या बोलोगे? धन्यवाद। दूसरा, इन दोनों प्रकाश स्रोत जो थे एक दूसरे के समीप होना चाहिए। बोलो, दूसरा याद हुआ? दोनों प्रकाश स्रोत समीप होने चाहिए, या एक दूसरे के समीप हो। एक यहाँ खींचो एक यहाँ खींचो तो फिर गड़बड़ा जाए। तीसरा, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। बहुत मोटे मोटे से इधर छिद्र नहीं करना है, एकदम बारीक सा छिद्र करना। ये 3 कंडीशन लगातार समझिए। पहले दोनों प्रकाश स्रोत समीप होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। बोलो, 3 हुए, 2 और होते। इनसे जो प्रकाश निकलेगा उनका, देखिए इसके पहले वाले में भी आवृत्ति सेम रखे थे, ध्वनि वाले में, तो यहाँ और यहाँ भी है कि इनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त और अलग से जुड़ जाती है भैया, आयाम भी सेम होना चाहिए। उधर आयाम अलग अलग करे थे। बोलो भैया, उधर वाले में याद है निगमन A1 A2 रखे थे, लेकिन जब इसका निगमन करोगे तो A1 A2 बराबर A होना चाहिए, या बराबर हो या लगभग बराबर। आवृत्ति और आयाम दोनों सेम होने चाहिए। बोलो, यहाँ तक याद रहेगा? आवृत्ति आयाम सेम हो जाएगा तो तरंगदैर्घ्य भी सेम हो जाएगा, तो मतलब सब कुछ सेम। पहला क्या था? दूसरा, ओ ये कहा सुना रहे? तीसरा, अत्यंत संकीर्ण। चौथा, इनसे निकलने वाली तरंगों के आयाम बराबर हो, इनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति। कल ये निगमन आप घर से करके लाएंगे और आगे की नोट्स आप बना लेंगे, सारे नोट्स जा सकते हैं।